नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। शुरुआत में एक कहानी दी गई है। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ नर्म गर्म वर्षा वनों से हैं। तो इसमें एक चित्र दिखाया गया है जिसमें कि विभिन्न जलवायु प्रदेशों के लोगों के विषय में बताया गया है। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत पे ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री इकट्ठा करना सीख जाते हैं। जहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय लोगों को दिखाया गया है। जैसे यदि हम लोग इधर से ध्यान दें तो कुछ इसमें कुछ अमेरिकन लोग हैं, कुछ अफ्रीका महाद्वीप से लोगों को दिखाया गया है, कुछ चीन से दिखाए गए लोगों को। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे जो कि इसका पहला भाग है, वह अमेजन बेसिन में जीवन। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेजन बेसिन है कहाँ पे, तो इसके लिए हम देखेंगे। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर तक कैसे पहुंचती है। तो इस मैप में हम लोग देख सकते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है जिसमें अमेजन बेसिन को दिखाया गया है, या अमेजन नदी को दिखाया गया है, और अमेजन नदी के उद्गम से मुहाने तक को प्रदर्शित किया गया है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 0 डिग्री अक्षांश पर कौन से देश स्थित हैं। अब इसमें यदि हम लोग ध्यान दें तो 0 डिग्री अक्षांश पर कौन से देश स्थित हैं? शून्य डिग्री अक्षांश पर हम देखेंगे जब इसमें, तो हमको एक देश दिख रहा है जो कि इक्वाडोर है, दूसरा अमेजन बेसिन है। तो अमेजन बेसिन में और कौन से देश दिख सकते हैं हमको? फिर से इसमें कि इक्वाडोर से लाइन ये पास करते हुए कोलंबिया के कुछ भागों से होकर जाती है, फिर ब्राज़ील से होते हुए ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चली जाती है। तो इसलिए यदि कहा जाए कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो किन किन देशों से होकर जाती है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील।
इसमें एक इन्फॉर्मेशन दी है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, यानी कि अमेजन नदी की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर और घास के स्कर्ट पहनने वाले कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इसी प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया। आगे शब्दावली दी हुई है। तो इसमें सहायक नदियाँ हैं। ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब इस मैप में थोड़ा सा हम लोग मैप के अध्ययन करेंगे दक्षिण अमेरिका के, तो हम लोग इसमें इनके विभिन्न देशों को देख सकते हैं। 0 डिग्री से शुरू करते हैं, उत्तर की तरफ से पश्चिम की तरफ जाते हैं, पूरब पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ जाते हैं। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे और दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर प्रशांत महासागर में आएंगे चिली और पेरू। फिर यहाँ पे 2 स्थलरुद्ध देश भी हैं, एक है बोलीविया और दूसरा है पैराग्वे। और यदि अमेजन नदी के आपको सहायक नदियाँ देखनी हो तो इसमें आप देख सकते हैं कि निग्रो नदी है, मिडरिया नदी है, जिंगू नदी है, टोकेंटिन्स नदी है और इवेली नदी है और मारा नोम नदी है। जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। और इसमें एक बात समझने की है कि भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, तो गर्मी अधिक होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, नम जलवायु, गर्म मौसम रहता है और ऐसी दशाओं में प्रतिदिन वर्षा होती है। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश भूमि तक नहीं पहुँचता है। वृक्षों के जो पत्ते होते हैं बहुत चौड़े होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं यहाँ पर अधिकतर। तो भूमि पर प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण जो भूमि की ऊपरी परत है वो एक प्रकार से पोषक रहित हो जाती है और इनमें जो नीचे की भूमि होती है प्रकाश नहीं पहुँचने के कारण नीचे भूमि साफ सुथरी रहती है, उसमें घासें बहुत ज़्यादा उगती नहीं हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। भारत से पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होने का तात्पर्य इसमें इससे है कि भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं कुछ पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में या फिर पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में, परंतु उनकी प्रचुरता इस स्तर पर नहीं होती है कि इस प्रकार के पक्षी या जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जा सके। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं।
सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे एक विषय दिया गया, टुकन पक्षी को बनाया गया है यहाँ पे, जिसकी चोंच लंबी है और इसके जो पंख हैं वो काले रंग के हैं और सफ़ेद क्रीम रंग की गर्दन दिख रही है इसमें। ये अमेजन वनों के वृक्षों को दिखाया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर जैविक प्रचुरता है। ब्रोमेलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेटों का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब ब्रोमेलाइट जो है ये तो अमेजन के वनों में पाया जाता है, तो कुछ ऐसा है क्या जो भारत में भी पाया जाता है जो अपने पत्तियों या फिर तनों में जल को संचित रखता है? हाँ, तो ऐसा है। थार के मरुस्थल में नागफनी के जो पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस वगैरह, ये लोग अपने तनों में पानी को संरक्षित रखते हैं। लेकिन दोनों जगहों पे पानी को संरक्षित रखने के अपने अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे थार के मरुस्थल में जल को संरक्षित रखने का कारण होता है जल की कमी होना, जबकि वर्षा वनों में ब्रोमीलाइट के द्वारा जल को संरक्षित रखने का कारण हो सकता है वहाँ पर जल की अधिकता। यहाँ पे टैपीर नाम का पक्षी दिखाया गया है जो थोड़ा देखने में लोमड़ी के जैसा है, परंतु इसका शारीरिक आकार लोमड़ी से भिन्न है। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसलें उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि अमेजन वर्षा वनों में मुख्य रूप से जनजातीय जातियों जैसे लोग निवास करते हैं, जिसमें महिलाओं को प्रधानता दी गई है। उनको उनके अधिकारों को एक प्रकार से थोड़ा उनके अधिकारों को दिखाया गया है इसमें। दूसरी चीज़ है इसमें कि कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कुछ झूम कृषि पद्धति के जैसी है, जो हमारे यहाँ पर असम में आदिवासी जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाती है, जिसमें वो लोग एक क्षेत्र में फसल को उगाते हैं, फिर उसके बाद फसल को काटते हैं और उस क्षेत्र को पुनः छोड़ देते हैं तथा नए क्षेत्र पर कृषि करते हैं। उसी तरीके कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति अमेजन के वर्षा वनों में प्रचलित है। यहाँ का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा कहते हैं। काफ़ी, मक्का, कोको जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। इसमें कर्तन एवं दहन पद्धति के विषय में बताया गया है। किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुनः जोत सकते हैं। झूम कृषि के जैसा ही है, परंतु भारत में झूम कृषि के अलग अलग नाम अलग अलग राज्यों में प्रचलित हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग
मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। इसमें अमेजन वनों में, अमेजन क्षेत्रों में या अमेजन बेसिन के आर्थिक सामाजिक असमानता या फिर विविधता को दिखाया गया है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मात्र ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बन जाने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। पौराणिक तरीके से खेती का अर्थ कर्तन ईंधन पद्धति कृषि पद्धति से है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे सघन वन था, तो इस सघन वन के एक बड़े क्षेत्र का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया गया। बाद में ये जब कृषि कार्य हो जाने के बाद ये भूमि कई बार कृषि कार्य होते होते वनों का क्षेत्र और घटता चला गया। यहाँ पर उद्योग या फिर उद्योग धंधों का विकास हुआ, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ा। या जब पेड़ वृक्ष ऊपर से कट गए, यानी कि वन निर्वनीकरण हो गया, उसके कारण जल वायु के माध्यम से अपरदन बढ़ गया। इसके मिट्टी की ऊपरी परत कट गई या फिर बह गई, इससे बंजर भूमि का विकास हुआ। अब इसका कंपैरिजन दिखाया जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन से, यानी कि भारत में। अमेजन वनों के कंपेयर में, अमेजन वनों की तुलना में भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस प्रकार से जीवन भिन्न है अथवा समान है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो वर्षा वन जो कि अमेजन वन जो थे, अमेजन बेसिन था, वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में था, 0 डिग्री के आसपास के। परंतु जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो उपोष्ण क्षेत्र में है, 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर तो होगा। 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर में ये कहने का सेंस आता है कि 23 से 1/2 डिग्री पर जो कि कर्क रेखा गुजरती है, उसके ऊपर की जो भी भूमि है वहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत नहीं पड़ती हैं, अथवा सूर्य की किरणें वहाँ पर लंबवत नहीं ही पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती हैं, तो कर्क रेखा 23 से 1/2 डिग्री से लेकर के 23 से 1/2 डिग्री मकर रेखा तक, यानी कि दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा तक सूर्य की किरणें वर्ष में लंबवत पड़ती हैं कभी न कभी। जबकि हम लोग ये जानते हैं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणें पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर प्रकाश और ऊष्मा अधिक होता है। और प्रकाश और ऊष्मा की मात्रा जो है, जिस तरीके से हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाएंगे वो घटती जाएगी। तो उसी के अनुसार जलवायु और जैव विविधता पर भी प्रभाव पड़ता जाएगा। तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नदियों के विषय में बताया है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। तो जब आप एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के नाम ढूंढेंगे तो आपको मानस, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, इस प्रकार से पथुमारी जैसी नदियाँ मिलेंगी। आप उनकी लिस्ट को याद कर सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें बताया, जैसे एक तो वह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, जो कि भारत की जो मैदानी भूमि है उसकी प्रमुख विशेषता है। भारत की भौगोलिक प्रमुख विशेषता है पर्वत,
हिमालय पर्वत के विषय में बताना चाहता है, या फिर दक्षिण पश्चिम के पर्वतीय भागों के विषय में। गिरिपाद यानी कि जो पर्वत पदीय क्षेत्र हैं उनके विषय में। सुंदरबन डेल्टा जो कि नदियों के द्वारा, मैदानी क्षेत्र में बहने वाली नदियों के द्वारा लाई गई कछारी मिट्टी से निर्मित समुद्र तटीय मैदानी भाग हैं, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये भारत का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गंगा नदी को दिखाया गया है तथा इसके सहायक नदियों के माध्यम से इसके अपवाद क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी को दिखाया गया है, जो कि चीन या तिब्बत के पास में, यहाँ से नेपाल के उत्तरी भाग में, यहाँ से चोंगयोंग ग्लेशियर से निकलते हुए आते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, यहाँ पे एक नामचा बारवा पर्वत है, वहाँ से भारत में प्रवेश करती है तथा भारत से होते हुए ये बांग्लादेश में होकर के सुंदरबन के डेल्टा के निर्माण में सहायक होती है, जो कि बांग्लादेश में ये गंगा नदी से मिल जाती है, जहाँ पे इसका नाम बदल करके, इन दोनों नदियों के मिलने से इनका नाम बदल के पद्मा हो जाता है। यहाँ से एक नदी और बहती है, सतलज नदी, जो कि जिसका जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल के बिल्कुल पास में है। परंतु सतलज नदी जो है वो पूर्व की तरफ, सतलज नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की तरफ बहती है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। अब चाप झील क्या होती है? तो मैदानी क्षेत्र में जब नदियाँ बहती हैं तो मैदानी क्षेत्र की जो भूमि होती है वो कहीं न कहीं से पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों की भूमियों से नरम होती है, जिससे नदियाँ कटाव लेती रहती हैं। और नदियों के कटाव के कारण नदियों की जो दिशा होती है और उनकी जो अवस्थिति होती है वो बदलती जाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ नदियों के द्वारा जो परिवर्तित मार्ग होता है, जब नदी परिवर्तित मार्ग पर चली जाती है तो जो पिछला मार्ग रहता है उसमें बीच बीच में झील नुमा संरचनाएँ बन जाती हैं। उन्हीं झील नुमा संरचनाओं को हम लोग चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, जैसे जून में आती हुई वर्षा होती है और सितंबर के समय जाती हुई वर्षा। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। अब इसमें ब्रह्मपुत्र के विषय में आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। अब आप इसके अन्य नामों का पता लगा सकते हैं, जैसे टी सांगपो, इसको चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में टी सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, जिससे आपकी समझ बढ़ सकती है। गंगा की सहायक नदियों के विषय में आप इसमें जान सकेंगे कि सोन, यमुना, घाघरा, गंडक आदि नदियाँ जो कि गंगा की सहायक हैं, या फिर ब्रह्मपुत्र की पतुमारी, मानस, दिहांग, दिबांग, सुबनसरी आदि नदियाँ जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं, उनके विषय में, तथा वो किस प्रकार से विस्तार क्षेत्र लिए हुए फैली हुई हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो अब पहली बात है, वर्षा होने का तात्पर्य यहाँ पे कैसे लिया जाएगा। तो जब हमने बताया कि
जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है ये मानसूनी जल प्राप्त करता है। मानसूनी जल प्राप्त करने का तात्पर्य इससे है कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है जो भारत में आता है, ये विंध्य के पर्वत श्रेणी से परिवर्तित होकर के इसकी जो एक शाखा वो पूर्वी भारत की तरफ चली जाती है, जिससे मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिम भारत की तरफ बढ़ते हुए मानसून में वर्षा की मात्रा निरंतर घटती जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो पूर्वी भारतीय क्षेत्र में अधिक है, जबकि पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में इसकी मतलब अगर देखा जाए तो मध्य भारत तक आते आते गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पूरा जो भाग है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण इनकी नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल भरा रहता है। तो चाहे वर्षा के कारण हो, नदियों के द्वारा नहरें निकाल करके उनके द्वारा की गई सिंचाई के कारण हो, यहाँ पे जल की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण कि यहाँ पर चावल जैसी धान जैसी फसलों की पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सकता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा हैं। गंगा एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। जूट जैसी फसल उगाने के लिए जल की अधिक मात्रा चाहिए, लगभग चावल के बराबर, लगभग धान के बराबर। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चाय की जो खेती होती है उसको हम लोग चाय के बागान बोलते हैं, और एक होती है कॉफ़ी की खेती। तो कॉफ़ी की खेती को क्या हम लोग बागान बोल सकते हैं? बिहार असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और इसके विषय में हमको जानना चाहिए कि सिल्क उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर चीन है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिकाओं में फसलें उगाने का तात्पर्य इससे है कि ढाल नुमा खेती की जाती है, मतलब कि एक सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इसमें एक टर्म दिया है, टर्म से पहले इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट मतलब झुंड पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से घिरा है। यहाँ पे मैंग्रोव वनों का नाम दिया गया है। तो मैंग्रोव वन तटवर्तीय लवणीय वन होते हैं जिनकी जड़ें जल में होती हैं तथा ये तटीय क्षेत्रों की समुद्री आपदाओं से सुरक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों को आवास भी प्रदान करते हैं। इससे जनजाति यहाँ पर जो क्या बोलते हैं उसको प्रजाति विविधता होती है वो अधिक होती है तथा इन्हें इकोटोन क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से स्थल भूमि और जल भूमि के बीच में स्थित क्षेत्र होते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। अब ये जो चीड़, देवदार और फर जैसे इन वृक्षों का नाम लिया गया, तो ये वृक्ष ऊंचे ऊंचे होते हैं। सामान्य रूप से भारत में पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों में गिने जाते हैं। यहाँ पे धान की खेती को दिखाया गया है, असम के चाय बागानों को दिखाया गया है। और आगे बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो पीछे एक टर्म था जिसमें वेदिका खेती, वेदिका कृषि।
तो वेदिका कृषि क्या है, इसको इस चित्र में भी दिखाया गया है और इसके विषय में कुछ लिखा गया है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलानों को इस तरह हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, ताकि तीव्रता से जल का कटाव न हो, मिट्टी उपजाऊ बनी रहे और फसलों को आसानी से उगाया जा सके। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे को दिखाया गया है, तो हो सकता है यह चित्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से लिया गया हो। यहाँ पे मगर को दिखाया गया है, हो सकता है ये भीतरकनिका से लिया गया चित्र हो। आगे दिया है झील, जो कि जीविका का साधन। एक कहानी है इसमें, एक विनोद मछुआरे की कहानी है, जो कि बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है और मछली पालने के लिए उसने एक चाप झील को साफ करने का निर्णय लिया तथा उसमें उगने वाले जो स्थानीय खरपतवार थे, जैसे वेलिनेरिया हाइड्रेला, जो कि मछलियों का भोजन बनते हैं, और इसको लगाया। तो झील के आसपास की भूमि जो उपजाऊ है, वह ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। तो मत्स्य पालन के विषय में बताया गया है और प्रदूषण से होने वाली हानि को भी इसमें इंगित करने का प्रयास किया गया। इसमें एक टर्म है, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में शूशु अर्थात अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शूशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है उसे लाइकेन कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जल प्रदूषण के जो सूचक है, एक तरीके से ये अंधी डॉल्फिन यानी शूशु मछलियों को माना जाता है। तो प्रदूषित पानी में इन शूशु मछलियों को पाया जाना मुश्किल होगा, ना होंगे। हो सके इनकी जैव विविधता को भी प्रदूषण से खतरा है। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, जिसे आजकल प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य जीव प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटन तो इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ पर्यटन की एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की समस्या, जो कि पर्यटन करने वाले लोगों के द्वारा की जाती है। इसके लिए चाहे सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो अथवा लोगों में अपने व्यवहारिक परिवर्तन के द्वारा इसे कम किया जा सकेगा, जिससे कि वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।
गंगा नदी संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यहाँ पे मानस वन्यजीव प्राणी अभयारण्य में बाघ को दिखाया गया है। ये मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो ये आसाम में पाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया है। प्रश्न उत्तर इस पुस्तक में सब पूरी तरीके से पीछे एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसमें ही है ये। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों कर लेते हैं। टुकन पक्षी क्या है? मतलब टुकन क्या है? तो ये एक पक्षी है जो कि अमेजन वर्षावनों में पाया जाता है। मैनियॉक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियॉक जो है ये अमेजन बेसिन में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग भोजन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो मैनियॉक के साथ वो लोग शकरकंद का भी प्रयोग करते हैं और भी बहुत से भोजन करते हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। और इसमें दो और नदियों को बताया गया है, एक भागीरथी और एक ऑरेंज। तो ऑरेंज नदी आपको दक्षिण अफ्रीका देश में मिलेगी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और भागीरथी नदी वो नदी है जो कि गंगोत्री से निकलती है, जो कि गंगा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? तो देवदार और फर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कहीं न कहीं से पर्णपाती वृक्षों के रूप है, ठीक है। और जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ पे छुप दिया है, मतलब छुप का तात्पर्य थोड़ा इससे है जैसे कि झुरमुट जैसे क्षेत्रों से। झुरमुट यानी बाँसों का जो विस्तार होता है वो एक तरीके से गुच्छे में होता है। बहुत सारे बाँस एक जगह पर विकसित हो जाते हैं घासों के तरीके से, तो उसको झुप कहा जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर कहाँ मिलेंगे? तो डेल्टा क्षेत्रों में मिलेंगे। डेल्टा क्षेत्रों में भारत में कौन सा डेल्टा क्षेत्र है? तो सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे स्तंभ वाले क्वेश्चन है, जैसे मिला लेते हैं इनको। तो इसमें है कि सूती कपड़े, अब सूती कपड़े, तो सूती कपड़े हमको कैसे मिल सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं? या मलोका क्या है या पिरानिया क्या है? तो पिरानिया यदि हम देखें तो पिरानिया आपको मत्स्य है, जो कि थोड़ा सा छोटा कर इसको से। पिरानिया जो है आपकी देखिए मत्स्य ही है। रेशम कीट से क्या मिलेगा? तो रेशम कीट से रेशम कीट पालन। काजीरंगा कहाँ पे है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि असम में है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। मलोका क्या है? तो मलोका ढालदार छतें होती हैं, जो कि अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। अब आगे बच गया सूती कपड़े। तो सूती कपड़ों के लिए ध्यान से देखें तो वाराणसी जो क्षेत्र है, पर्यटन का क्षेत्र है, ये प्रसिद्ध है। वेदिका कृषि विषय दिया, इसके लिए कोई टर्म नहीं दिया है। और गंगा के मैदानी भागों को विषय में बताया है, तो इसके लिए कोई टर्म नहीं दिया है। आगे कुछ प्रश्न, जैसे वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? तो औद्योगिक गतिविधियाँ, पर्यावरण प्रदूषण और मानवीय पर्यटन के कारण होने वाले परिवर्तन, इसके कारण वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती होती है। हाँ, क्यों होती है? तो वहाँ पर वर्षा की अधिक मात्रा पाई जाती है। नदियों का जो बहाव है, हिमालयी नदियाँ जो है पूरे वर्ष भर बहती हैं, जिसके कारण वहाँ की जो मिट्टी है, यानी कि उसमें जल की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है, जिसके वहाँ पे धान की खेती आसानी से की जा सकती है। आगे दिया है मानचित्रों पर निर्माण करने के लिए, इससे कि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी के मुहाने और उनके सहायक नदियों को दर्शाया जा सके और उन्हें याद किया जा सके। आगे क्रियाकलाप दिया गया है, जिसका कुछ विशेष हमारे लिए उपयोग नहीं है।